जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज से आप सभी मित्रों को मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। यानी दोस्तों आज आपका मॉडल पेपर दोस्तों कौन सा होगा? पहला होगा। दोस्तों यदि आप मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर दोस्तों लगाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपकी टाइमिंग दोस्तों मेंटेन हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि 1 घंटे में दोस्तों आपको 18 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। तो दोस्तों 1 घंटे में आप 18 प्रश्न कैसे सॉल्व कर पाएंगे? इसके लिए आपको क्या प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर लगाने होंगे। दोस्तों यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर मॉडल पेपर लगाएंगे तो आपकी टाइमिंग एडजस्ट हो जाएगी। वैसे कभी कभार होता है कि आपको प्रश्न आ रहा पर आप कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा है। इसलिए टाइमिंग को यदि एडजस्ट करना मेंटेन करना है तो दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर और क्या मॉडल पेपर दोस्तों जरूर लगाना। और दोस्तों अब आपको यदि अंतिम समय में तैयारी बेहतरीन करनी तो प्रीवियस ईयर पेपर मॉडल पेपर लगाना है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर से काफी प्रश्न दोस्तों सेम टू सेम हूबहू बन जाते हैं और मॉडल पेपर से भी दोस्तों कुछ ना कुछ प्रश्न फंसेंगे जरूर दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप बहुत बेहतरीन तरीके से मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर दोस्तों जरूर लगाइए। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु हैं उन सभी प्रशिक्षुओं तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। ये आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी है दोस्तों, ठीक है। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों के पास सबसे पहले पहुंचता रहे। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने प्रोवाइड कराया है। यदि आपने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा कंप्लीट सिलेबस दोस्तों आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। पर आपके पास इतना वक्त नहीं कि पूरा सिलेबस देख पाए, तो दोस्तों करना क्या है, आपको जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में समस्या वो सिर्फ दोस्तों आप देखिए जाके, ठीक है। मैंने आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के पेपर, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं दोस्तों। यदि आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2023। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मॉडल पेपर पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किस टाइप के प्रश्न आते हैं? वस्तुनिष्ठ। देखिएगा 5 प्रश्न दोस्तों वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं। पहला आपसे कह रहा है 0.085 को प्रतिशत में बदलने पर होगा। दोस्तों ध्यान समझिए, 0.085 को प्रतिशत में बदलना तो मैंने बताया था 100 से गुणा करते हैं और दोस्तों 100 से क्या भाग भी कर देते हैं। तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और 100 से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मैंने बताया था कि प्रतिशत का मतलब ही क्या होता, कहीं पर प्रतिशत लगाओ तो उसका मतलब क्या 1/100 होता, और जहां पर 1/100 लिखा हो उसकी जगह पर प्रतिशत लगा सकते हैं। यानी दोस्तों ध्यान समझिए, इसकी मल्टीप्लाई कर ले तो देखिए 85 और 2 0 तो 2 0 होगा। कितने अंक बाद पॉइंट? 1 2 3 अंक बाद पॉइंट, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट यहाँ लगा लिया 8.500। 1/100 की जगह क्या लिखेंगे? प्रतिशत। तो यहाँ दोस्तों हमारा लग गया प्रतिशत, यानी कि 8.500%। यानी कि नंबर लिखा, कोई डिजिट लिखिए, उसके बाद कितने भी जीरो लिखे उसका कोई मतलब नहीं। यानी इसका मतलब क्या 8.5%। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका तीसरा सही हो जाएगा। समझ गए दोस्तों कि नहीं समझ गए? चलिए, प्रतिशत से दोस्तों हर बार कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से प्रतिशत को तैयार करिएगा इस चैप्टर को। चलिए अगला, रोमन संख्यांक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती? ऐसे कौन सा संकेत है जो रिपीट नहीं होता है? दोस्तों मैंने बताया था शुरुआत में कि VLD, ये 3 संकेत ऐसे हैं जो कभी भी रिपीट नहीं होते। आप ध्यान रख लीजिए कि VLD ये कभी भी दोस्तों रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए LCDM, L का मतलब दोस्तों यहां पर होता है कितना 50, C का मतलब होता है 100 और D का मतलब दोस्तों 500 होता है, और क्या M का मतलब दोस्तों 1000 होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या V, अच्छा V का मतलब दोस्तों कितना होता है? V का मतलब 5 होता है। तो V दोस्तों और L और D मतलब 5। देखिए याद करने का तरीका भी देखिए, 5 वाला, फिर उसके बाद 50 वाला, फिर दोस्तों 500 वाला। VLD की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी, सिर्फ एक 10 लिखना है दोस्तों। आपको पता 10 यदि रोमन में लिखना है तो दोस्तों हम इस तरीके से लिखते हैं, ना कि हम V5 होता है V5 इस तरीके से लिखते हैं। ये लिखना गलत है, समझ गया कि नहीं? ये गलत है, मतलब ये नहीं लिख सकते हम,
समझ पाए कि नहीं समझ पाए? 10 को लिखना तो x से, यानी कि दोस्तों c इसमें कौन सा VLD की पुनरावृत्ति कभी होती ही नहीं। पूछा था रोमन संख्या के किस संकेत की पुनरावृत्ति होती है, c को हम रिपीट कर सकते हैं। c का मतलब दोस्तों कितना 100, ये रिपीट हो सकता है, ठीक। बाकी VLD कभी रिपीट नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, तीसरा कह रहा है AB² तथा ABQ का लासा होगा। दोस्तों लासा निकालना हो जब इस टाइप से लिखा हो तो दोस्तों देखेंगे इसमें क्या कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल, 2 चर हैं, A और B है। तो A की मैक्सिमम पावर लिखेंगे और B की मैक्सिमम पावर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर A है, यहाँ A², यहाँ A, यानी देखिए क्या A की मैक्सिमम पावर कितनी A², यहाँ देखिए B है, यहाँ B, यहाँ B, तो B की मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम घात कितनी, तो यहाँ B की अधिकतम की घात 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ 3 है, तो अधिकतम घात लिखते हैं तो यानी कि A²B³ यानी कि A²B³ ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए ना। जब भी दोस्तों लासा निकालना होगा तो जो भी चर दे रखे होंगे, जो या संख्याएं देख रहे हैं, नंबर दे रखे हैं, डिजिट दे रखी है, उसकी मैक्सिमम पावर को हमेशा दोस्तों लिखते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है एक तल में स्थित बिंदुओं की संख्या होती है, तो बहुत आसान है। मान लेते हैं ये व्हाइट बोर्ड एक तल है और इसमें कितने बिंदु रख सकते हैं, गिन सकते हो, अनंत बिंदु रख सकते हैं, जितने चाहो। ऐसे ऐसे करके पूरा है तल है तो बिंदु ऐसे ऐसे करके बहुत सारे रख सकते हैं, रख सकते हैं। इसलिए एक तल में स्थित बिंदुओं की संख्या होती है, तल मतलब प्लेन, अनंत होती है, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला दोस्तों देखिएगा और अंतिम वस्तुनिष्ठ का कह रहा 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, दी गई संख्या में ऐसी संख्या से गुणा कर दे कि प्राप्त गुणनफल दोस्तों जो हो वह 1 हो, ठीक है। दी गई संख्या में ऐसी संख्या से गुणा कर दे प्राप्त गुणनफल 1 हो। जैसे क्या, जैसे 3/2 है तो मैंने क्या बताया डिफिनेशन के तौर पर, दी गई संख्या में ऐसी संख्या से गुणा कर दें, तो मान लें x से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल 1 हो। तो देखिए यहाँ 3 की मल्टीप्लाई से करें 3x हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या 3/2 = 1। देखिए इसके बाद देखिए 3x बार कितना हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई से 2 तो x बराबर 2/3, यानी कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/3 होगा। यानी कि दोस्तों जब भी गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसके चक्कर में मत पड़ना है कि सर ने जो डिफिनेशन बताया उससे निकालना। वस्तुनिष्ठ में आएगा तो दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूं उसको करना है, और जो अति लघु में आएगा जो मैंने अभी बताया वैसे करना है। देखिए वस्तुनिष्ठ में आएगा 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/3, जो उसका अंश होगा वही उसका हर बन जाएगा, जो इसका अंश होगा ये इसका हर बन जाएगा, और जो इसका हर होगा वह उसका अंश बन जाएगा। अंश हर को बदलना है, यदि प्लस का यहाँ लगा तो प्लस ही लगाएंगे, और जो क्या लगाना है इसके बाद यदि यहाँ माइनस लगा तो माइनस ही लगाएंगे। आगे कहता है देखिए 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लिया, 2/3 हुआ। फिर कह रहा है का गुणात्मक प्रतिलोम जो आया इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो इसका उल्टा मतलब जो इसका अंश है वो हर बन जाएगा, और जो इसका हर है वो उसका अंश बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 3/2, यानी 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 ही होगा। समझ गया कि नहीं? 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 होगा। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? 3/2 का यदि खाली गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो 2/3 आएगा, और फिर उसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा यानी कि 3/2 हो जाएगा। इस बात को विशेष कर ध्यान रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये आपके 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं अगले अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। 5 ही दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। अब दोस्तों देखिएगा किस टाइप के प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये दोस्तों जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर के आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों अति लघुत्तरीय का तो पहला पर वैसे सीरियल से आते हैं, तो 5 हो गए यानी कि 6ठा नंबर है। कह रहा है 8a - 3b प्लस 3a प्लस का 3b का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। आप ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको। क्या कह रहा है 8a - 3b प्लस का 3a प्लस का 3b, ये इधर ब्रैकेट में इधर ब्रैकेट में, यानी दोस्तों इसको देखिए ब्रैकेट हटा देते हैं तो 8a - 3b और प्लस है तो प्लस यहाँ, यदि माइनस होता तो काम अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, पर प्लस है तो अंदर के चिन्ह वैसे के वैसे रहते हैं। 3a प्लस का 3b। अब ध्यान समझिए यहाँ पर माइनस का 3b, यहाँ प्लस का 3b कैंसिल होगा, बचा हमारे पास क्या, देखिए 8a ये बचा जाके और प्लस का 3a ये बचा जाके, तो 8 और 3 कितना होता है 11 आएगा।
दोस्तों स्टेप गैप कतई मत करिएगा, ठीक है। पता चला डायरेक्ट काट पीट के 11 लिख दिया, डायरेक्ट ये लाइन लिखी उसके बाद डायरेक्ट 11 ही लिख दिया। थोड़ा सा स्टेप दोस्तों बढ़ा के लिखने हैं, क्योंकि आपको क्या प्राइमरी के बच्चों को सिखाना है, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको सॉल्व करना है। मैंने इसीलिए स्पेशल एक वीडियो भी बनाई है, ठीक है, कि गणित की कॉपी हम कैसे लिखें, कैसे गणित में तैयारी करें कि बैक ना लगे। उस वीडियो का लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, कि गणित की हम तैयारी कैसे करें कि बैक ना लगे, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्रश्न को कैसे सॉल्व करें इस पे भी दोस्तों मैंने चर्चा की, तो उस वीडियो को देखिएगा जरूर जाके। दो संख्याओं का मासा 15 है, दो संख्याओं का मासा 15 है तथा उनका गुणनफल, दो संख्याओं का मासा 15 है तथा उनका गुणनफल 900 है, 900 है। आगे दोस्तों आपसे कहता है उनका लासा ज्ञात कीजिए, उनका लासा ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए। लासा और मासा के संबंध पर दोस्तों मैंने प्रश्न कराए हैं, आपको समझाया भी था। दोस्तों क्या दिया है हमें, दिया है जरूर लिखिएगा। आपसे कह रहा है दो संख्याओं का मासा 15 है, तो दोस्तों मासा बराबर दो संख्याओं का मासा कितना हो गया 15। फिर कह रहा है तथा इनका गुणनफल, तो संख्याओं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल आपको पता है, गुणनफल कितना दोस्तों 900 है। आपसे क्या रहा है, कह रहा है तो उनका लासा ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का लासा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों लासा और मासा में एक रिलेशन होता है, आप जानते हैं क्या है, लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए हमें लासा चाहिए, गुणे मासा दोस्तों हमारे पास 15 है बराबर दो संख्या में गुणनफल कितना 900, तो लासा चाहिए तो जो गुणे में होता है वो बटे में जाएगा, तो 900 बटे 15। अब ध्यान समझिएगा, काट लीजिए 15 एकम 15, 15 छक्का 90 और 0, यानी कि अतः लासा बराबर, अतः क्या पूछा था, तो उनका लासा, अतः लासा बराबर लिख लो, चलो ठीक, अतः लासा बराबर 60। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। या ऐसे भी सकते हैं, अतः दो संख्याओं का लासा बराबर 60, बड़े ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है। तो है आसान कि नहीं आसान है, इस रिलेशन को जरूर ध्यान रखिएगा। और इसमें एक फार्मूला और होता है, दो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या अलग अलग दे रखी होती तो यहाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या उनका गुणनफल निकाल लेते, पर यहाँ ऑलरेडी से गुणनफल दे रखा तो फिर इस तरीके से लगाते हैं। चलिए अगला देखिएगा, 7 के बाद दोस्तों 8 नंबर। 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है समीकरण बहुत ध्यान समझिएगा, 3x - 5 बराबर x + 3 को हल कीजिए, को हल कीजिए। देखिए बहुत कठिन भी पेपर नहीं आता है, बहुत आसान भी नहीं आता है, ठीक है। आप यदि अच्छे से तैयारी किए, प्रैक्टिस सेट की लगाए, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे और दोस्तों क्या मॉडल पेपर जो लगा रहे हैं ये लगाएंगे, तो आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन होगा। देखिए 3x - 5 बराबर x + 3 को हल कीजिए, मतलब या कहेगा मैं x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको उठा के इधर ले आए, जो सेम में सजाते हैं उनको साथ साथ में रखते हैं, तो x को प्लस का इधर उठा के आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का 3 ऐसे रहा, माइनस का 5 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। यानी कि देखिए 3x में से x जाएगा तो 2x बराबर 3 5 8, यानी दोस्तों यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 8/5, 8/2, जो गुणे में बटे में जाएगा। भाई 2x के गुणे में 2 है कि नहीं, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, यानी कि अतः x बराबर 4। ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अगला 8वें के बाद 9वां देखिएगा। 9th दोस्तों आपसे कह रहा है 9 नंबर, ये कितना था 5। 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 3, 2, 0 तथा 4 से
4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। देखिएगा भैया कैसे करेंगे इसको। आपसे कह रहा है क्या, 3, 2, 0 तथा 4 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किससे लिखना है? 3, 2, 0 तथा 4। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। या लिखना चाहो लिख सकते हो कैसे? 3, 2, 0 तथा 4 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिए कितना होगा। 3, 2, 0, 4। देखिए हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी होगी तो देखेंगे जितने अंक दे रखे होंगे उसमें जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक कितना है? यहाँ पर 4 है तो 4 लिख लिया। उससे फिर छोटा कितना है? 4 के बाद 3, उसको लिख लिया। और फिर 3 से छोटा कितना है? 2, इसको लिख लिया। और फिर उससे छोटा कितना? 0। क्लियर हो गया? बस ये सबसे बड़ी संख्या होगी। फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें ध्यान देना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए आप देखिए इसमें क्या करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो ये मत करिए सबसे छोटी 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4। ये कर देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए 0 है यहाँ लगा है, ये सिर्फ 234 बचा तो 3 ही अंक बचे। तो ऐसे कतई मत लिखिएगा, इसलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है छोटी संख्या लिखना। इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटा तो 0, इसके बाद दूसरा कौन सा? दूसरे नंबर पर 2 है तो 2 लिखेंगे। दूसरे नंबर पर कौन से? 2। उसके बाद 0 के स्थान देंगे। फिर इससे बड़ा कितना है? 3 है, और 3 से बड़ा 4 है। सबसे पहले क्या 2 लिखा, फिर 0 लिख लेंगे। उसके बाद 2 से बड़ा क्या है? 3। फिर उससे बाद कितना है? 4। तो 2034 ये सबसे छोटी संख्या होगी 4 अंकों की इससे बनने वाली, और ये सबसे बड़ी संख्या होगी। समझ गए कि नहीं? चलिए तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी संख्या लिखिए। ठीक है, और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और उसे अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर कह रहा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब प्रदर्शित कीजिए। अब दोस्तों ध्यान से समझेंगे कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखेंगे। देखिए दोस्तों आपसे कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। 4 अंकों की सबसे, ये तो सभी को आता मुझे उम्मीद है, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों कितनी होगी? 9 को 4 बार लिख दें तो 9999। अब कह रहा है इसे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसके क्या करेंगे 9999 के दोस्तों हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जो इधर आते हैं ये हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अब देखिए किससे कटेगा? 3 से। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर किससे कटेगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब किससे कटेगा? 11 से। हाँ 11। देखिए 11 एकम 11, अब 2 डिजिट एक साथ हो जाएंगे इसलिए 0 लग जाएगा। 11 एकम 11। अब दोस्तों 101 तो किसी से कटेगा नहीं तो 101 से काट देंगे तो क्या लिखेंगे? 9999 के अभाज्य
गुणनखंड कितने आए? 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101। ये दोस्तों हो गए। और चाहो तो लिख सकते 3 की पावर 2 गुणे 11 गुणे 101। इस तरीके से दोस्तों में लिखना था। अगला अंतिम प्रश्न दोस्तों अति लघु का। 6 दोस्तों आपके अति लघु आते हैं। नहीं 11 नंबर है ना, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। हाँ, आगे दोस्तों आपसे कहता है इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न है और आसान है। आपसे दोस्तों कह रहा है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? क्या दिया है? आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 117 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक भैया। आगे लंबाई दे रखी है। किसकी लंबाई? आयताकार गत्ते की लंबाई दोस्तों हमें पता है 13 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है? आयताकार गत्ते खंड की चौड़ाई। चौड़ाई को व्यर्थ कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप जानते क्या है? आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? L इंटू बी। ये तो जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी। तो आयताकार गत्ता है तो उसका भी दोस्तों यही होगा। अब क्षेत्रफल दोस्तों कितना? 117 बराबर L कितना दोस्तों? 13। और B को B ही रखते हैं, वृत्त ही रखें, या मानना चाहो मान लेंगे कि आयताकार गत्ते की चौड़ाई बराबर x मान लो या B ही रखो। ठीक है, चलेगा। अब देखिए यहाँ से B की वैल्यू निकालें तो 117 बटे 13, और 13 9 117 होता है। 13 एकम 13 9 से 117, यानी कि B बराबर 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे? अतः आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल B बराबर 9 सेंटीमीटर। बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। चलिए नोट करिए। तो दोस्तों ये आपके कितने 6 अति लघु उत्तरीय हो गए। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों पर जो 2-2 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पासिंग मार्क हैं वो 25 नंबर का पेपर होता है मैथ्स का, इसमें 12 नंबर लाने दोस्तों आपको अनिवार्य हैं। कितने नंबर लाने अनिवार्य? 12 नंबर। ठीक है, इसलिए ये बस सोचिएगा 33% पास होगा, 50% दोस्तों पास होता है, आधा आधा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है डीजल का मूल्य 35 रुपये प्रति लीटर, 35 रुपये प्रति लीटर था। अब उसका मूल्य 42 रुपये प्रति लीटर हो गया। 42 रुपये। अच्छा, अब उसका मूल्य बढ़कर, ऐसे लिखा, अब उसका मूल्य बढ़कर 42 रुपये प्रति लीटर हो गया। तो हो गया
तो डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। देखिएगा दोस्तों, आपसे कह रहा है डीजल का मूल्य 35 रुपये प्रति लीटर था, तो डीजल का मूल्य बराबर क्या दिया है? ठीक है, डीजल का मूल्य 35 रुपये प्रति लीटर था। अब उसका मूल्य 42 रुपये प्रति लीटर हो गया। मतलब पहले डीजल जो 35 रुपये का था, अब वह बढ़कर 42 रुपये प्रति लीटर होगा। जो 1 लीटर पहले 35 रुपये का मिलता था, अब वह 42 रुपये का मिल रहा। तो कह रहा डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि जो वृद्धि हुई कितने प्रतिशत की हुई। तो हम निकालेंगे क्या, पहले दिया क्या उसको लिखते हैं। डीजल का मूल्य, डीजल मतलब कितना, 1 लीटर डीजल है, एक लीटर, ठीक है। और खाली डीजल का मूल्य लिखेंगे तो 1 लीटर की बात ही हो रही, बराबर 35 रुपये। अच्छा, बढ़ने के बाद 1 लीटर डीजल का मूल्य, अच्छा जब बढ़ गया तो 1 लीटर डीजल का मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा, 42 रुपये है कि नहीं, दे रखा है। तो डीजल के मूल्य में वृद्धि कितनी हुई, डीजल के मूल्य में वृद्धि कैसे निकालेंगे? पहले दोस्तों कितने का, 35 का, अब 42 का, यानी कि 42 माइनस 35 बराबर 7 रुपये दोस्तों डीजल का मूल्य बढ़ा। ठीक है, अब दोस्तों निकालना है कि डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे, डीजल के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि। ये दोस्तों जो फार्मूला का ध्यान रखिए कैसे, वृद्धि इंटू 100 अपान के सापेक्ष। इसका मतलब क्या है समझिएगा दोस्तों। वृद्धि दोस्तों आपकी कितनी हुई, 7 की। ठीक, डीजल के मूल्य में वृद्धि कितनी, 7 की हुई, इंटू 100 के सापेक्ष, मतलब पहले कितने का था, 35 का। किसके सापेक्ष डीजल का मूल्य बढ़ रहा, तो पहले 35 था, अब 42 हुआ ना, तो 35 है कि नहीं, तो पहले 35 था, तो 35 के हिसाब से 42 हुआ। तभी तो हमें पता चला कि डीजल का मूल्य बढ़ गया। यदि हमें पता ही नहीं होता कि 35 है तो 42 होता, तो जानते कि 42 का ही है। तो 35 के सापेक्ष ही करें, इसलिए के सापेक्ष 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20%। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः डीजल के मूल्य में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर 20%, या खाली वृद्धि लिखेंगे तो अतः डीजल के मूल्य में वृद्धि बराबर 20%, या डीजल के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बराबर 20%। ठीक है, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए 13 नंबर दोस्तों देखिएगा, फटाफट दोस्तों नोट करते रहिए। हो गया, चलिए 13 नंबर। 13 नंबर दोस्तों कह रहा है आपसे 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 18 डिवाइड मंजिला ब्रैकेट 7 माइनस 2 का 3 माइनस 13 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 5 को सरल कीजिए। मंजिला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद को सरल कीजिए। अब ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, कह रहा है 4 का
बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 18 भागे मंजिला के 7 माइनस 2 का 3 माइनस 13 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 5 मंजिला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। अब दोस्तों में सॉल्व करना है। इसमें बाउंड मास दोस्तों लगने वाला क्या लगने वाला बाउंड मास। तो दोस्तों बाउंड मास आप जानते हैं BODMAS। बी का मतलब दोस्तों ब्रैकेट, ब्रैकेट में कौन सा बार ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर दोस्तों बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब दोस्तों ऑफ या का होता है। का को सॉल्व करने के लिए पहले गुणा लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। डी का मतलब दोस्तों डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब जोड़, एस का मतलब दोस्तों घटाना। जिस क्रम में लिखा है इसी क्रम में सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले दोस्तों बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, 4 का 25 माइनस 18 भागे मंजिला के 7 माइनस 2 का 3। अब देखिए 13 ऐसे रहेगा और इसमें 4 में से 3 घटा के तो 1 ही तो बचेगा। भाई इसी को सॉल्व करना है, इस साइन से कोई मतलब नहीं, जिस पे बार लगा सिर्फ उसको सॉल्व करना है। तो 1 प्लस का 4 माना जाएगा, माइनस का 3, इससे कोई मतलब नहीं, ध्यान रखिएगा इस साइन से कोई मतलब नहीं है। बस ये पता चला माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 का देखो यहीं गड़बड़ हो जाएगा। इस साइन से कोई मतलब नहीं, जो यहाँ पर लिखा होगा प्लस का माना जाएगा और जिस पे बार लगा होगा उतना ही सॉल्व करें। मान लीजिए कुछ है नहीं, सिर्फ इतना है, तो 4 माइनस 3 लिखित होगा, प्लस का 5। अब ध्यान समझिए, अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 4 का 25 माइनस 18 भागे 7 माइनस 2 का 3 माइनस 13 में से गया 12 और प्लस 5 मंजिला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए इसके बाद का ब्रैकेट का खेल खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें पढ़ा का तो का को हटाएंगे सबसे पहले। तो 4 ध्यान समझिएगा, अब इसको सॉल्व करना हमें, यहीं पर ध्यान देना 4 का, अच्छा का को यहाँ भी हटा देते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट रखिए 25, ना चाहें तो उसको लास्ट तक ले जा सकते हैं, लास्ट में सॉल्व कर सकते हैं, वरना चाहो तो लगा लो, उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। 25 माइनस 18 भागे देखिए 7 माइनस 2 और गुणे 3, अब गुणे 3 माइनस 12 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे आके, तो 4 गुणे 25 माइनस 18 भागे देखिए 7 ऐसे रहेगा, माइनस का 2 3 6, 2 गुणे 3 करेंगे, गुणा होता है, फिर दोस्तों माइनस का 12 और प्लस का 5। ठीक है, फिर देखिए 4 गुणे 25 माइनस 18 भागे, पहले ऐड कर लेते थे 7 5 12, ऐड कर पहले क्या इसमें क्या कहा, पहले ऐड करेंगे ना, तो पहले 7 5 12 हो गया, और इसको भी सॉल्व कर लें तो माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, मैं 7 5 12 इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया तो माइनस का 18 होगा। देखिए तो 4 गुणे 25 माइनस 18 भागे देखिए 12 में से अब माइनस का 18 तो माइनस का 6 बचेगा, बराबर ब्रैकेट बंद, मुझे ब्रैकेट खत्म हो गया। ठीक है भाई, 12 में से 18 जाएगा तो 6 बचेगा माइनस का। 4 गुणे 25 माइनस, अच्छा माइनस और भाग करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 3, 6 3 18 होता है कि नहीं होता। अब देखिए 4 गुणे 25 3 28, यानी दोस्तों सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, 4 8 32 के 2, 4 2 8 है, 4 8 32 के 2 सिलाते हैं, 4 2 8 8 3 11 112 दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से दोस्तों बाउंड मास वाला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं 112 दोस्तों यहाँ पर आया है, मल्टीप्लाई करने पर 112 लिखा नीचे। 13 के बाद दोस्तों 14 नंबर देखिएगा 14, 14 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। पटरी तथा प्रकार की सहायता से, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए, कोण बनाइए। अब देखिए 2 नंबर में आया तो इसका कोण बनाने के बाद इसकी रचना भी दोस्तों आपको लिखनी होगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1 नंबर में आया तो भले आप कोण बना के छोड़ दीजिए, पर 2 नंबर में आएगा दोस्तों तो रचना जरूर लिखनी पड़ेगी कंपलसरी। 1 नंबर में भी लिख दीजिए, पर नहीं लिखेंगे तो नंबर दे सकता है। ठीक है, समय बचता है तो 1 नंबर वाले में भी लिख सकते हैं, पर 2 नंबर में तो जरूरी लिखना है। चलिए आपसे कह रहा है पट्टी तथा प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या लिखना, जो मैं बोलूँगा वही आपको लिखना, अभी जो बनाऊंगा। सबसे पहले एक उचित लंबाई का एक रेखा AB खींचा। ठीक है, एक उचित लंबाई का चाप दोस्तों PQ लगाया, एक उचित लंबाई का चाप PQ लगाया। क्या
एपी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया आर, ठीक है, और फिर दोस्तों क्या वही त्रिज्या लेकर दूसरा चाप लगाया दोस्तों एस। क्लियर होगा कि नहीं? अब एस और आर का दोस्तों डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस एपी थी, देखिए जितनी मैंने एपी ली थी डिस्टेंस कम नहीं करना, क्या प्रकार की नोक यहाँ रखा और पेंसिल की नोक यहाँ रखा, एक चाप पी क्यू लगा लिया। उसके बाद दोस्तों एपी जितनी एपी है उतना ही डिस्टेंस रखना है, दूसरा चाप दोस्तों लगा देना। प्रकार और पेंसिल के बीच की दूरी कम नहीं करनी, जितना ये चाप लगाया है उतना यहाँ चाप लगाएंगे, उतना ही यहाँ लगाएंगे। अब फिर से कम नहीं करना, उतना ही रखा है, दूसरा चाप दोस्तों यहाँ पर लगा देंगे, एक दूसरा चाप इधर से लगा देंगे, जहां पर दोस्तों कट करें उसको मिला देंगे। ये मान लेते हैं यहाँ टी, ये टी है, यहाँ पर हमारा बिंदु सी है, ये दोस्तों हमारा 90 डिग्री कोण बनकर तैयार होगा। ठीक है, समझ गए? रचना में क्या लिखनी मैं बोले दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, लिखिएगा। सर्वप्रथम उचित नाप की एक रेखा ए बी खींचा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ए को केंद्र मानकर उचित नाप का एक चाप पी क्यू लगाया। एपी या उचित नाप का एक चाप पी क्यू लगाया। उसके बाद लिखिएगा तीसरा पॉइंट, पी को केंद्र मानकर एपी त्रिज्या का चाप लगाया जो चाप पी क्यू को आर पर काटता है। दूसरा चाप लगाया जो रेखा पी क्यू को एस पर काटता है। अगला पॉइंट, एस ओ आर का दोस्तों क्या कर लिया, अर्धक कर लिया, एस आर का अर्धक कर लिया, और क्या सी को टी से मिलाते हुए ए को टी और सी से मिला दिया, और क्या सी, अतः सी ए बी अभीष्ट कोण 90 डिग्री। अरे मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें क्या 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और क्या 120 डिग्री कोण मैंने बनाना सिखाया भी है और मैंने लिखाया भी। तो यदि यहाँ आपको रचना मैंने बोला नहीं समझ में आई तो वहाँ जाकर मैंने विधिवत से लिखा भी, आप वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, उस चैप्टर से आप लिख सकते हैं जिसमें हमने जिसमें आपको क्या नाम 60 डिग्री का कोण बनाना, 90 डिग्री का बनाना, 120 का बनाना, और मैंने 30 डिग्री का भी कोण बनाना सिखाया है, वहाँ से जाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, या तो मैंने समझा दिया, वहाँ से जाकर आप एग्जैक्ट लिख सकते हैं। 14 के बाद 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर दोस्तों कह रहा है, एक उद्यान में, मतलब एक बगीचा है, उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। आगे कहता है, नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। आगे देखिएगा दोस्तों, एक टेबल बनी है, गुलाब, गेंदा, जूही, लाइन भी खींचिएगा ऊपर, उसके बाद डहेलिया, उसके बाद रजनीगंधा। अब ध्यान समझिएगा, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों टेबल बनी। उस बगीचे में गुलाब के 300 पौधे हैं, गेंदा के 250, जूही के 100, डहेलिया के 150 और रजनीगंधा के 450 है। आगे कह रहा है, इन आंकड़ों का पिक्टोग्राफ ज्ञात कीजिए, बनाइए। इन आंकड़ों का पिक्टोग्राफ बनाइए या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब ये ऐसा करना होगा तो दोस्तों पैमाना मानते हैं। क्या मानते हैं? पैमाना।
पैमाना माना एक संकेत कैसा संकेत, ये संकेत जो है वो 50 पौधों के बराबर है। 50 पौधे तो कहा था, पौधे मतलब एक संकेत मैंने मान लिया, क्योंकि दोस्तों इतने पौधों के संकेत बनाना क्या कठिन हो जाता है। तो मैं ऐसा मानूंगा कि जिससे ऐसा यहाँ मानूंगा जिससे क्या जो दे रखे हैं पौधे वो सभी डिवाइड हो जाए। देखिए 350 से डिवाइड हो जाएगा, 250 भी 50 से डिवाइड होगा, 100, 150, 450 सारे 50 से डिवाइड होंगे। ठीक है, जब दोस्तों जो भी यहाँ मानना है हमें वो क्या ऐसा संकेत मानना जिससे सभी ऊपर वाले डिवाइड हो जाए। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा क्या कैसे बनाएंगे। गुलाब लिखेंगे, पिक्टोग्राम मतलब पिक माने पिक्चर होता है, तो पिक्चर द्वारा दिखाना है। गेंदा, फिर जूही, फिर दोस्तों कौन सा डहेलिया, फिर रजनीगंधा। जूही, डहेलिया और रजनीगंधा। अब ध्यान समझिएगा, इस तरीके से दोस्तों आपको दिखाना है। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक है ना, बाकी सब हटा दीजिए। ये तो कुछ ज़्यादा पतला हो गया, इस तरीके से बना लेंगे। चलिए अब देखिए 300 को 50 से भाग करें तो 300 भागे 50, 5 एकम 5 छक्का 30, यानी कि 6 संकेत बना देंगे तो 300 पौधों के बराबर हो, क्योंकि आपने माना एक ऐसा संकेत 50 पौधों के बराबर है। भाग करके इस तरीके से लिख लेंगे तो 6 संकेत बनाइए ऐसे करके। तो पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक, 6 संकेत हो गए। अब 250 है तो 250 को 50 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा भाई, 0 से 0 कर गए, बचे 25। तो ऐसे 5 बना लीजिए, 1, 2, फिर 3, 4, 5 होगा। अब 100 है तो 100 को 50 से भाग करेंगे 2 ही आएगा। तो जूही के 2 ही पौधे हैं तो दो ही संकेत बनाने पड़ेंगे। पौधे तो 100 हैं पर संकेत 2 ही। 150 है तो 150 को 50 से भाग करेंगे तो कितने आएंगे, 3 आएगा। 1, 2 और 3 संकेत हो गए। ठीक है, उसके बाद 450 है तो 450 को 50 से भाग करेंगे, 0 0 कैंसिल होगा, 5 9 45 9 संकेत बनेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इस तरीके से 9 संकेत बन गए, 3 3 6 3 9। ये हमारा पिक्टोग्राफ बन गया। तो ये तो बहुत आसान है, हमें लिखना इतना बड़ा प्रश्न मैंने लिखा फिर सॉल्व किया, कम समय में आपको 2 नंबर देके जाएगा। ठीक है, चलिए 15 के बाद दोस्तों 16 नंबर। तो पिक्टोग्राफ से प्रश्न आ जाए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि बहुत ही आसान है। 15 के बाद दोस्तों 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर कहता है, ये भी दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ध्यान समझिएगा वरना ऊपर से चला जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12:17:25, 12:17:25 है। आगे भैया कहता है और उसका परिमाप 540 है, और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। समझते रहिएगा भैया। आगे आपसे कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिएगा, रब करूं इसको। चलिए कैसे करेंगे इसको बहुत ध्यान समझिएगा। आपसे कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है
और उनका परिमाप 540 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसकी भुजाएं निकालें एग्जैक्टली। तो रेशियो दे रखा है दोस्तों, मानेंगे क्या, माना त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 12x, दूसरी दोस्तों भुजा मान लेते हैं b बराबर 17x, और तीसरी दोस्तों c बराबर मान लेते हैं 25x। समझिएगा, मैं चित्र बना देता हूँ। जैसे एक त्रिभुज है हमारे पास ये, ठीक है। एक भुजा मान लेते हैं a बराबर हमारी ये मान लेते हैं 12x, दूसरी b बराबर हमने मान ली कितना 17x है, और तीसरी दोस्तों c बराबर मैंने मान ली 25x। a b c, ठीक भैया। अब देखिए, अब इसका परिमाप पता, तो आप जानते हैं परिमाप क्या होता है। कोई किसी भी आकृति का परिमाप निकालना, उसकी सभी भुजाओं को ऐड कर दें, a b b c c a। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना देखा 540। और दोस्तों त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, सभी भुजाओं को ऐड कर देंगे, यानी कि 12x प्लस 17x प्लस का 25x बराबर दोस्तों 540 हो गया। ऐड करिए तो 12 17 25 5 देखिए 2 7 9 5 14 और 2 3 5 54, x बराबर 540, यानी दोस्तों x बराबर 540 बटे 54, जो गुणे में और बटे में। तो 54 एकम 54, 54 एकम 54 10, यानी कि x की वैल्यू 10 आई जाके। यानी दोस्तों यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a b c की वैल्यू। a बराबर कितना है 12, तो 12 गुणे x 210, यानी कितना 120 सेंटीमीटर, ठीक है। b बराबर दोस्तों कितना है आपका 17, और x की वैल्यू दोस्तों कितनी है आपकी 10 आई, तो 170 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार c निकालने, c बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 25x, यानी कि 25 गुणे 10, यानी कि 250। समझते रहिए दोस्तों। अब देखिए ये कैसा त्रिभुज है, देखिए ये कैसा त्रिभुज दोस्तों है, इसकी सारी भुजाएं अलग अलग, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज है। और जब भी मैंने बताया था विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो फार्मूला बताया था। इसके पहले इसका अर्ध परिमाप निकालिए, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप सभी भुजाओं को जोड़कर बटे 2 करना होता है। पर इसका परिमाप आपको पता 540 है, इसलिए क्या करेंगे 540 बटे 2 कर दें डायरेक्ट। चाहे इनको सबको ऐड करिए, 120 170 250 को ऐड करेंगे तब भी 540 ही आएगा। अर्ध परिमाप मतलब आधा, उसको s से लिखते हैं, किससे s से डिनोट करते हैं, यानी कि s बराबर दोस्तों कितना 2 एकम 2 2 दूना 4 2 सती 14 0 270 आएगा कि सेंटीमीटर। क्लियर है इतना। हाँ, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी। हीरोज फार्मूला मैंने आपको इसको कराया है, समझाया भी है। ये दोस्तों फार्मूला होता है, वैल्यू पुट कर देते हैं। ध्यान समझिए, अंडर रूट एस कितना दोस्तों आपका है 270, और 270 माइनस ए की वैल्यू दोस्तों आपकी 120 आई, तो 120 हो गए। नेक्स्ट एस 170 है बी, तो 270 माइनस का 170, उसके बाद दोस्तों कितना 270 माइनस का कितना सी कितना दोस्तों 250। दिख नहीं रहा होगा पर इसे यहाँ 250 दिख रहा होगा उसे। देखिए अंडर रूट दोस्तों हमारे पास कितना बचेगा, ध्यान समझिएगा 270 है इंटू 270 में से 20 जाएगा तो 0 बचेगा, 7 में से 2 गया 5 और 150 बचेगा ना। गुणे देखिए 270 में 170 जाएगा तो 100 बचा, गुणे 270 में से 250 जाएगा तो 20 ही तो बचेगा। अब ध्यान समझिए, इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको बहुत ध्यान से निकालेंगे, वरना आप सबकी मल्टीप्लाई का तो कठिन है। देखिए 270 को हम लिख सकते हैं, 270 को 9 गुणे 30, तो 9 3 70 लिख सकते हैं, और 150 को लिख सकते हैं 5 गुणे 30, तो 5 3 15, और 100 को 200 लिख सकते हैं 20 गुणे 5, 20 5 100, और 20 को 20 ही रहने दीजिए। देखिए सबका पेयर बना अंदर, ये सबका पेयर बना तो है। देखिए 9 का दोस्तों 9 का 3 बाहर आएगा, बाहर 30 यहाँ भी 30 यहाँ 2 बार, इसलिए एक बार 30 बाहर आ गया, 5 यहाँ तो 5 बाहर आ गया, यहाँ 20 यहाँ 20 20 बाहर आ गया। समझ गए। इसके अंदर देखिए सबका पेयर, 9 का पेयर नहीं तो 9 का मतलब 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो क्या 3 बाहर आ जाएगा, 30 यहाँ 30 बाहर आएगा, यहाँ 5 इसलिए एक बार 5 आएगा, 20 गुणे 20 है इसलिए 20 बाहर आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लिए, देखिए 3 3 9 90 हो गया, देखिए 3 3 9 90 और 90 और गुणे 2 180, और 180 18 पंचे
180 आया और गुड़े 5, तो 18 में देखिए भाई 18 पंचे नहीं देखिए 30 90 हो गया। देखिए 30 या 90 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 9 5 45 450 आए और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी 200 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा और 2 0 9000 आएगा। साल करने पर 9000 कितना सेंटीमीटर है ना सब कुछ, हाँ तो सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। थोड़ा हल्का सा लेंथी है पर कर लेंगे मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों लास्ट में आंसर देखिए, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 17 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। 18 ही प्रश्न आते हैं, 16 करा दिया। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। आगे भैया कहता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आसान है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके पहले वाले चित्र में त्रिभुज भी नहीं बनाएंगे तभी आपका काम चल जाएगा। त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने समझाने के लिए बनाया था, चाहो तो बना भी सकते हैं। देखिए आपको कह रहा है एक वृत्त की परिधि पता है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या दिया है, दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 44 मीटर। ठीक दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप जानते हैं क्या वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल आर पता नहीं तो पहले आर पता करें। तो वृत्त की परिधि बराबर दोस्तों क्या होता है 2 पाई आर, और वृत्त की परिधि हमें पता 44 है। तो 44 बराबर 2 पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर तो है ही है। देखिए तो 44 और 2 की मल्टीप्लाई बेस करें तो 22/7 इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 44 × 7 इंटू 44 आर। ठीक है, इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 44 आर से करें, 44 आर होगा, ये आर बना है भैया। और ये जो गुणे में तो दोस्तों कितना देगा 44 × 7/44, ये तो आता है। देखिए 44 × 44, 44 × 44 यानी कि आर बराबर दोस्तों 7 सेंटीमीटर। अब तो निकालेंगे ना। अब इसके बाद इधर देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7, आर की वैल्यू दोस्तों 7 का स्क्वायर, यानी कि क्या यहाँ मल्टीप्लाई, तो 22/7 × 7 × 7, 7 × 7 और 7 × 7, यानी दोस्तों कितना बचेगा आपके पास 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे, अतः वृत्त का क्षेत्रफल, चलिए नोट कर लीजिए 154 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब दोस्तों अंतिम प्रश्न और 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर दोस्तों देखिएगा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। 18 नंबर अंतिम प्रश्न है और अच्छा प्रश्न दोस्तों। 18 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है क्या, एक साइकिल को रुपये 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई। ठीक है, हुई तो आपसे दोस्तों पूछता है साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, क्या होगा दोस्तों ध्यान से समझिएगा। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा,
देखिए आपसे दोस्तों कह रहा है एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। क्या दिया है, दिया है क्या कह रहा है, एक साइकिल को 1800 में बेचने पर, तो जब किसी चीज़ को बेचते हैं तो उसको क्या विक्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो साइकिल का विक्रय मूल्य पता है, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस इंग्लिश में, एसपी। ठीक है, रुपये 1800। और प्रतिशत हानि पता है, प्रतिशत हानि, हानि प्रतिशत कहें या प्रतिशत हानि, बराबर दोस्तों कितना 10% की है। आपसे क्रय मूल्य पूछता है, क्रय मूल्य CP इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ से पहले हम हानि निकालते हैं, अभी बताएंगे हानि क्यों निकालना। हानि बराबर दोस्तों क्या होता है बताइएगा, हानि बराबर दोस्तों क्या होगा, कैसे पता चलेंगे हानि बराबर, हानि कैसे दोस्तों हम निकालेंगे बताइएगा। तो दोस्तों क्या होता है, क्रय मूल्य यानी कितना, CP माइनस का SP, जितने में हमने बेचा उसमें से दोस्तों हम क्या कर दें, ये घटा दिए तो हमारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो दोस्तों हानि बराबर यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, CP माइनस 1800 हो जाएगा। हानि बराबर ध्यान समझिएगा, CP मतलब क्या है यहाँ पर, CP का मतलब क्या, क्रय मूल्य, और SP का मतलब क्या, विक्रय मूल्य। तो CP माइनस 1800 होगा। मैंने इसको इसलिए निकाला, अभी बताता हूँ दोस्तों। प्रतिशत हानि का फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर, या हानि प्रतिशत कहें या प्रतिशत हानि, दोस्तों ये होता है हानि इंटू 100 अपान क्रय मूल्य, हानि इंटू 100 अपान क्रय मूल्य, ये होता है। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ निकाला, क्योंकि हानि है और हानि पता नहीं था एग्जैक्ट, इसलिए मैंने यहाँ से हानि निकाल लिया। अब ध्यान समझिए, प्रतिशत हानि बराबर दोस्तों कितना देखा, प्रतिशत हानि दोस्तों आपके पास 10 है, बराबर हानि दोस्तों आपके पास कितनी है, हानि की जगह कितना लिखें पता तो है नहीं, तो CP माइनस 1800 और गुणे 100 अपान में क्रय मूल्य की जगह दोस्तों CP ही रखेंगे। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद मैं इधर सॉल्व करता हूँ, देखिएगा भैया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10CP बराबर, देखिए अंदर 100 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 CP और माइनस का 1800 था ही, और कितना 100, और देखिए 100 की मल्टीप्लाई CP से करेंगे तो 100 CP 100 CP हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई 1800 से करेंगे तो 1800 है, 2 जीरो थे 2 जीरो और आ गए। अब ध्यान समझिएगा, 18 इसको इधर उठा लें तो A1 1 2 4 जीरो हो गए, ठीक है सही है, और कितना, और ये माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस का 10CP, यानी कि 1,80,000 है कि नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,80,000 इधर, और 100 अपनी जगह पे रहा, प्लस का था उधर चला गया माइनस का, यानी कि 1,80,000 में से 100 CP में से 10 CP जाएगा तो 90 CP बचेगा। तो यहाँ CP दोस्तों कितना हो जाएगा, 1,80,000 बटे 90, काट लीजिए, जीरो से जीरो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 2 जीरो आ गए, तो CP बराबर कितना 2,000 रुपये आ जाएगा। तो करेंगे अतः साइकिल का क्या पूछा था, साइकिल का क्रय मूल्य, लेकिन अतः साइकिल का क्रय मूल्य बराबर ₹2000। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। और दोस्तों आज का आपका जो मॉडल पेपर है यहीं पर कंप्लीट होता है। 18 प्रश्न ही दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं, वो दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। चलिए भैया, तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा, इतना ज़्यादा शेयर करिएगा कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु मित्र हैं सभी प्रशिक्षुओं तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। ये आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी है। मैं जितने प्रयास से, जितनी मेहनत से आप सभी मित्रों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे भी उम्मीद है आप उतनी ही मेहनत के साथ सीख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, जरूर बताइएगा जो मैंने आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया आप इसको कितने समय में सॉल्व कर पाए। ठीक है, सारे प्रश्न आपको आते हैं कि नहीं आते हैं, कैसा लगा जो मैंने प्रोवाइड कराया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जरूर करिए, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक वीडियो को जरूर करिएगा। ऐसा नहीं कि खाली वीडियो को देख लिए चले गए। और यदि आप अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार का नोटिफिकेशन, मतलब जिस टाइप की मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं इसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी मित्रों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए।
दोस्तों अब हमारी आपकी जो मुलाकात है अगले मॉडल पेपर, मतलब ये पहला है यानी कि दूसरे में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।